Assalamu alaikum and welcome everyone in the lecture number 16. Today we are going to learn about the fundamentals regarding फॉरेक्स मार्केट. जब भी आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हों डेली बेस पे आपने बाइस वगैरह चेक कर लिया, मोमेंटम देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, आपने सारी चीज़ों की अलाइनमेंट कर ली, जो भी आपका एंट्री मॉडल बन रहा है वो देख लिया. लेकिन क्या हो क्या वहाँ पे एंट्री करें और फ़ौरन से 5 मिनट बाद 3 मिनट बाद एक न्यूज़ का डाटा आए और आपकी एंट्री अच्छी खासी प्रॉफिट में चली और टीपी के करीब और फ़ौरन वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, तो कितना एक बैड फीलिंग आती है वहाँ पे. So this lecture basically is designed to tackle such type of scenarios कि आपको पता हो आपने किस वक्त ट्रेड करनी है और किस वक्त स्टे अवे वाला जो है वो आपने काम अपनाना है. मॉड्यूल नंबर 9 के अंदर सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस. सीपीआई क्या होती है, एनएफपी क्या होती है, ये न्यूज़ क्यों आती हैं, कौन डिसाइड करता है, कोई लंबे चौड़े चक्रों में हमने नहीं पढ़ना. हमने क्या देखना है या क्या सीखना है कि जब ये न्यूज़ आ जाए या आने वाली हो, हमने अपने ट्रेड्स को किस तरह मैनेज करना है. बिकॉज द अल्टीमेट पर्पज इज टू जस्ट मेक मनी, राइट. वी आर नॉट पॉलिटिशियंस कि हमने ये देखना है कि सीपीआई का डाटा क्या आया और हमें उसके किस तरह से जो है वो मामला बनाने चाहिए कि डाटा अगली दफ़ा कम आया ज़्यादा है, हमने जस्ट पैसे बनाने हैं. तो उसके लिए ही हम इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों को देखेंगे. एंड आई एम श्योर यू आर विद मी विद फुल एक्टिव माइंड. ड्रॉप अ यस इफ यू आर. ओके, गुड टू नो. You guys with sharp mind sitting with me gives me another level of energy, a boost. And now let's see what I'm gonna tell you. Will blow your mind. मेजर न्यूज़ इवेंट जो होते हैं वो ये तीन हैं. आपने क्या ट्रेड करना है, एक्स ए यू, एक्स फॉर मेटल्स, ए यू फॉर ऑरम एंड यूएसडी फॉर डॉलर. गोल्ड ट्रेड करना है तो ये जो न्यूज़ के डाटाज हैं ये भी आप सिर्फ डॉलर के देखें, यानी सीपीआई जेपीवाई में भी आती है, सीपीआई जीबीपी में भी आएगी, यूरो में भी आएगी. लेकिन आपने सिर्फ इसको, अगर गोल्ड ट्रेडर हैं तो यूएसडी में देखना है, आपको और किसी चीज़ का डाटा चाहिए ही नहीं है. तो लार्ज न्यूज़ इवेंट्स जो हैं वो सीपीआई, एनएफपी, इंटरेस्ट रेट्स. आपको पता कैसे चलेगा कि न्यूज़ आ रही है, कौन सी न्यूज़ किस दिन आ रही है, कितने बजे आ रही है, ये सारा कुछ भी आपको बताते हैं. नो टेंशन, परेशान नहीं होने का. लेकिन बड़ी जो न्यूज़ हैं वो सिर्फ क्या है, सीपीआई है, एनएफपी है, इंटरेस्ट रेट्स हैं. कल एनएफपी आ रही है यानी बाय टुमारो, एंड येस्टरडे वाज द एफओएमसी, द इंटरेस्ट रेट्स जिसको कह लें. अभी हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट ओपन करेंगे. यहाँ पे आपने आना है, अपने पास गूगल पे आपने सर्च करना है forexfactory.com. एक स्कैल्पर के लिए ये बहुत है, इस पे जो डाटा अवेलेबल होता है वो इनफ है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से सेशंस का कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कौन सा सेशन किस वक्त ओपन है, राइट. आई टोल्ड यू अ टाइम अगो, जिस पे आपको ये सेशन वेशन चेक करने बताए थे. ये चल रहे होते हैं इधर, ये वाले. इसके अंदर आपने आने के बाद कुछ सेटिंग्स करनी हैं. ये टाइम चेंज करना आपको ऑलरेडी बताया था. इस पर क्लिक करके जिस कंट्री में हैं, जिस सिटी में हैं, और वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे. सेकेंड थिंग यू विल डू एज अ गोल्ड ट्रेडर, विल क्लिक ऑन दिस फिल्टर बटन एंड देन अनचेक ऑल दीज चेक मार्क्स. एंड ये आप ऑल पे ही रहने दें. ये भी आप जो है नन पे करने के बाद सिर्फ यूएसडी कर दें, या फिर इसको भी साथ में सेलेक्ट कर लें. ये ऐसे ही है जैसे हम 30 मिनट की सप्लाई और डिमांड के बाद 15 मिनट को कभी सिग्नल के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं. यानी यूनिवर्सल एक है, इसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है. ये जो ऑरेंज कलर में यहाँ पे फोल्डर का आइकन सा बना हुआ है. अब हमने क्या करना है जी, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना. सेटिंग्स देख लें सारी, इस तरह से आपने करने के बाद अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना. अब हमारे पास सिर्फ ये 3 किस्म के डाटाज रह गए हैं. 31 जुलाई को ये 3 न्यूज़ें हैं जिनके डाटाज रिलीज़ हुए हैं. 0.9%, 218,000, 0.3%. इसका मैंने आपको पहले भी बताया था
कि पॉजिटिव डाटा क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव डाटा क्या इंडिकेट करता है। इफ़ यू नो देन ड्रॉप अ यस, विल कंटिन्यू फर्दर। इतना काम आप कर लेंगे। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। इसको आपने मोर के बटन पे क्लिक करके देख लेना है कल कौन सी न्यूज़ आ रही है। फ्राइडे कल 1 अगस्त है। एवरेज आवरली अर्निंग्स, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, एंड उसके बाद ये 7 बजे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, प्रोड्यूसर्स मैनेजर्स इंडेक्स, ये भी जो है वो रिलीज़ होगी। अब इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, किस पे ट्रेड करनी चाहिए, क्या मामला है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। न्यूज़ों में से किसी भी न्यूज़ पे ट्रेड नहीं होती। आप न्यूज़ से पहले अगर कोई ट्रेड सेटअप बन रहा है, मान लें कि आपके पास एक मार्केट ट्रेंड जो है वो बुलिश था, यहाँ पे हाई एक्यूरेसी सप्लाई पड़ी है, आप इसके ऊपर से ट्रेड करते हैं, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देते हैं, इधर से आप डाउन साइड पे एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। बेशक न्यूज़ आ रही है, आपको मसला नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट नॉर्मल हालात में अगर आप लॉट साइज यूज़ करते हैं 0.5, तो न्यूज़ के वक्त आप 0.25 यूज़ करें, यानी हाफ कर लें। एक और चीज़, अगर आपके पास यहाँ पे सप्लाई पड़ी है, प्राइसेस बुलिश जा रही हैं और यहाँ पे रुकी हुई हैं, रेंज कर रही हैं, बाय साइड लिक्विडिटी बिल्ड होगी है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि बाय साइड लिक्विडिटी आपने सिर्फ तब देखनी जब ट्रेंड क्या है, बेरिश है, यानी यहाँ पे लिक्विडिटी इधर स्वीप करके ऐसे नीचे आ जाएगी। लेकिन इस सूरत में आप यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली कार्रवाई भी डाल सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे ये सप्लाई है इस तरह से और ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इधर से आपने लिक्विडिटी बिल्ड कर ली, इस जगह पे न्यूज़ से पहले आप एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, सेल लिमिट ऑर्डर। इस जगह पे कि न्यूज़ पे अगर मार्केट स्पाइक मारे, एकदम से ऊपर जाए, तो यहाँ से आपका सेल एक्टिव हो जाए। स्टॉप लॉस आप उसका उस वक्त पहले नहीं लगा के रखेंगे, आप उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे बाद में। और वो लॉट साइज अगेन आपने छोटी रखनी है, मतलब नॉर्मली अगर आप लगाते हैं 0.5 तो वही 0.25 आपने लगाना है, ठीक है। इस तरह से क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर आप स्टॉप लॉस अफोर्ड करते हैं 30 पिप्स का, तो आप 60 पिप्स तक इसको रनिंग रख सकते हैं, फ्लोटिंग रख सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, गुड टू नो। यानी न्यूज़ का मैंने आपको दो तरह से इस्तेमाल बताया कि सप्लाई पे अगर पहले से ही मार्केट खड़ी है तो सेल कर लें, सप्लाई से थोड़ा नीचे है, सप्लाई के अंदर आप एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, बट दीज ऑल ट्रिक्स आर रिस्कियर। न्यूज़ के ऊपर, यानी जब न्यूज़ का डाटा रिलीज हो रहा हो उस वक्त ट्रेड करना रिस्की होता है ऑलवेज। 5:30 बजे न्यूज़ का डाटा आ रहा है तो 5:30 बजे एग्जैक्टली आप ट्रेड ना करें, यानी वो लिमिट ऑर्डर जो भी है वो ना लगाएं। हो सकता है कि प्राइसेस आपको 5:35 या 40 मिनट पे खुद ही कोई ट्रेड सेटअप प्रोवाइड कर दें अच्छे वाला, उस पर ट्रेड कर लें। न्यूज़ के ऊपर स्टे अवे। ये वाली जो ट्रिक है, थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाए, आपको मार्केट की समझ आ जाए, तो आप लिमिट ऑर्डर वाला भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा फॉर बाइंग पोजीशन, अगर कहीं डाउन ट्रेंड है और नीचे हाई एक्यूरेसी डिमांड पड़ी है, यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है और न्यूज़ पे आपको लगता है कि यहाँ से टैप करके ऊपर निकल जाएगी, तो इधर आप एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, बाय लिमिट। अब यहाँ पे सेल स्टॉप नहीं लगा देना, यहाँ पे बाय लगाना है, ठीक है, ताकि नीचे मार्केट आए, टच करे इस एरिया को, इस जोन को, तो आपकी बाय एक्टिव हो जाए, ट्रेडर फिर ऊपर चली जाए, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, एक पिन पॉइंट एंट्री पकड़ी जाएगी। और ऑलवेज न्यूज़ के ऊपर आप जितना नॉर्मल रिस्क लेते हैं उससे हाफ रिस्क लेना है। अब ये बात पे ज़्यादा फोकस करना है आपने, मेरी इस बात पे तो आपने तवज्जो कर ली होगी कि जी न्यूज़ के ऊपर ऐसे मार्केट विक मारती है और आप फटाफट प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन साथ में इस बात पे भी तवज्जो रखनी है कि कट योर रिस्क अप टू हाफ, 50%। अगर $100 का रिस्क है तो उसको $50 का आप ट्रेड लगाएं वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप जिस वक्त भी, जिस दिन भी न्यूज़ आ रही होगी, वो डेट, वो टाइम, वो डे चेक कर सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आके यहाँ से। अब जिस दिन आपने न्यूज़ करने बैठना, नॉर्मली जो है ना वो जो यूएसडी के डाटाज होते हैं वो आते हैं 5:30 बजे गर्मियों में, जिस वक्त ये 5 बजे एनवाई सेशन ओपन होता है ना उन दिनों में, और उसके बाद 7 बजे या 7:30 बजे। फिर एफओएमसी जो है, एफओएमसी का मतलब है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये वो कमेटी है जो इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करती है। इनका जो मीटिंग है वो एक न्यूज़ नहीं होती, एक मीटिंग होती है 30 मिनट्स की अप टू। इन 30 मिनटों के अंदर उन्होंने सारे अपने जो पॉइंट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट्स के मामले में, कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, वो डिस्कस करने होते हैं।
एक पॉलिसी बनानी होती है। तो ये 30 मिनट्स में उनका जो बिहेवियर होता है, वो जो बातें कर रहे होते हैं ना, वो आप किसी भी जीएनएन जैसे या सीएनएन चैनल के ऊपर उनका देख सकते हैं। एफएमसी के ऊपर ट्रेड वगैरह तो आपको रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें अपने इंफॉर्मेशनल पर्पजेज़ के लिए, तो किसी भी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे आप जाके, जब वो फोरकास्ट हो रही होती है, तो रात के 11 बजे आप 30 मिनट्स का ये सेशन इनका चलता है, 30 टू 45 या 1 समटाइम्स, वो डिपेंड करता है, 1 आवर का भी हो सकता है। उसके दौरान इनका जो, जैसे अभी वो जेरोम पाल है, इनका जो भी वो हेड है एफएमसी का, तो वो जो भी बयान वगैरह वहाँ पे दे रहा होता है, उसकी जो भी पॉलिसी या स्टेटमेंट होती है, उसको देखते हुए फिर इन्वेस्टर जो है वो फौरी तौर पे अपना पैसा डॉलर से विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। किस तरह से? अब लेट सपोज 4 बंदों की कमेटी है एफएमसी वाली, जिसको हमने कमेटी का नाम दिया है, वो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी इस दफ़ा हमारा, अच्छा एफएमसी करते क्या है, ये जो पीछे सीपीआई वगैरह के हमने डाटास की बात की है ना, यहाँ पे ये वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, नॉन फार्म पेरोल्स, इंटरेस्ट रेट वगैरह, इस सब को देकर डिसाइड किए जाते हैं। अब किस तरह से होगा ये जनाब, देखेंगे कि हमारे मुल्क में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना आया, यानी लोग कितने खुशहाल हैं, इन्फ्लेशन का डाटा कैसा आया, कितनी महंगाई है, नए घर कितने लोगों ने बनाए हैं, कितने लोगों को जॉब्स मिली हैं, कितने लोगों की जॉब्स छिन गई हैं। ये सारा डिसाइड करने के बाद ये इंटरेस्ट रेट्स की पॉलिसी बनाते हैं कि इंटरेस्ट रेट आने वाले वक्त में डिक्रीज करने हैं, इंक्रीज करने हैं, या यहीं पर सस्टेन रखना है जहाँ पे पड़े हैं। अगर तो ये इधर ही सस्टेन रखें तो मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं आती, बस उधर ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। अगर ये कह दें कि जी बढ़ाने हैं, फिर क्या होगा? गोल्ड साहब ये खरामा खरामा नीचे लंबी एक सेल मारेंगे 500 से 1000 पिप्स तक की। अब सेल उतनी लंबी आएगी जितना ज्यादा ये बढ़ाने की बात करेंगे, यानी अगर इन्होंने कहा जी 0.25% बढ़ाने हैं, तो हो सकता है जी 300 पिप्स का, एक एवरेज बता रहा हूँ, 300 पिप्स का ड्रॉप आ जाए। और अगर ये कहें जी हमने डिक्रीज करने हैं और 0.9% डिक्रीज करने हैं, उस दिन पता लगे जी गोल्ड साहब जो है वो 900 पिप ऊपर भाग गए हैं। यानी अगर इंटरेस्ट रेट डॉलर के बढ़ेंगे तो उसका नतीजे में गोल्ड क्या होगा? आप ज़रा बताएं, डाउन आएगा या अप जाएगा? इंटरेस्ट रेट अगर डॉलर का बढ़ाने के बारे में उन्होंने अभी बात की है, बढ़ाया नहीं है, उन्होंने अभी सिर्फ उस कमेटी में बैठ के डिसाइड किया, अप या डाउन बताएं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड अप या डाउन? ये जिसने अप कहा ना भाई, आप अपने दिमाग का जो है ना वो थोड़ा सा इलाज कराएं यार। यूएसडी का जो है क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी डॉलर की, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो गोल्ड ऑटोमेटिकली सस्ता होगा। अगर आज के दिन आपको $1000 दे के 30 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 30 ग्राम मिल रहा है, कल को इस $1000 की जो वैल्यू है वो 60 ग्राम गोल्ड हो जाए, तो जो गोल्ड यूएसडी का चार्ट है वो नीचे को आएगा कि ऊपर को जाएगा? ऑफ कोर्स नीचे को आएगा। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। एफएमसी क्या करती है, पीछे आने वाले जितने ये डाटाज होते हैं छोटे छोटे, सीपीआई, एनएफपी, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उसके साथ हाउसिंग स्टार्ट्स, और जो भी छोटे छोटे डाटाज होते हैं, एफएमसी वाली जो कमेटी होती है वो ये डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम करने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही एक ऐसा समझ लें कि मेन टूल है एक घर का, जैसे मेन गेट होता है ना, जिसने भी आना वहीं से आना है। इस तरह किसी भी कंट्री के अंदर जो भी पॉलिसीज चल रही होती हैं, जो भी मामला, सारे करेंसी की वैल्यू जो है वो इंटरेस्ट रेट ही डिसाइड करते हैं। अच्छा, इतना तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे सीपीआई एक न्यूज़ होती है, काफ़ी हाई इम्पैक्ट होती है इसके ऊपर, आपको नॉर्मली अप टू 300 पिप्स तक का जो है वो देखने को मिल सकता है अगर अच्छा डाटा हो सीपीआई का। अब सीपीआई पे ना 3 किस्म के डाटा आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये कल मेरे ख्याल से ये है सीपीआई है, कल या पता नहीं एनएफपी है, ये कल वाले दिन एनएफपी है। हम इसको ज़रा एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, और हमारे पास जो है ये देखें, अभी कल के दिन में जो न्यूज़ें आ रही हैं ना, ये पीसीई इंडेक्स है, बल्कि आज का था, ये तो हो गया। कल का जो है, कल को जो आ रही है एनएफपी, अभी 5:30 पे 3 डाटा रिलीज होंगे, 1 2 3। अब अगर तो यहाँ पे ये तीनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो एकदम से गोल्ड में लंबा मूव आएगा। अगर ये तीनों नेगेटिव आ जाते हैं तो लंबा मूव ऊपर की साइड पे गोल्ड में निकलेगा। अगर ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव, जैसे ये आज हुआ, एक पॉजिटिव, दो ये न्यूट्रल आ गए, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे गिर के वापस इधर ही रेंज रूंज करना लग जाए, ऊपर चला जाए। अगर तीनों न्यूट्रल हैं तो फिर
थोड़ी सी भी ऊपर थोड़ी सी नीचे, इधर ही रेंज रूम जिस तरह से, या बिल्कुल हिलेगा भी नहीं, इधर ही घूमता रहेगा इस तरह से। तो डेटाज को किस तरह से कंपैरिजन के साथ पढ़ना है, किस तरह से रीड करना है, समझ आया कुछ? हम सीपीआई की बात कर रहे थे। तो अगर सीपीआई पे हमने 300 पिप्स के मूव की बात की है, तो तीनों डाटाज अगर सेम हो, यानी कि मान लें पॉजिटिव आ गए हैं, तो डॉलर पॉजिटिव हुआ, गोल्ड डाउन आएगा, तो सीपीआई के ऊपर अप टू 300 पिप्स का जो इंस्टेंट, यानी पहली 5 मिनट वाली कैंडल है या पहले 15 मिनट तक जो है, वो इतना लंबा ड्रॉप इसमें आ सकता है सीपीआई में नॉर्मली, अगर डाटाज अच्छे खासे। फिर सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, कितना ज्यादा नेगेटिव, यानी मान लें अगर 0.3% है ना यहाँ पे, और ये क्या है, एवरेज आवरली अर्निंग है, अगर ये आ जाता है 0.2%, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। अगर ये आ जाता है 0.01%, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, अप टू 30% या 30x, तो इतना ज्यादा फर्क पे बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, और इस पे फिर जो इम्पैक्ट आएगा वो उतना ज्यादा आएगा। समझ रहे हैं बात को? सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं होती, जितना ज्यादा फर्क हो, जैसे यहाँ पे देखें ना, सिर्फ 1%, 0.1% का फर्क है, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0.9 है, अगर 0.9 की जगह यहाँ पे होता जी 1.9, तो ये बहुत ज्यादा फर्क था, फिर गोल्ड साहब ने लुढ़क जाना था नीचे लंबा। तो आपने ये चीज भी अपने ध्यान में रखनी है कि जो डाटाज यहाँ पे आ रहे हैं उनमें और ये जो फोरकास्ट है उनमें कितना फर्क है, कितने पॉइंट्स का फर्क है, और कितने उनमें से नेगेटिव है, कितने पॉजिटिव है। बात समझ में आई है? कुछ फायदा मिला? तो खाने में बात घुसी है भाई कि सारा सिर्फ ऊपर से गुजर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई यस नो का मैसेज नहीं आ रहा, सुस्तियाँ। ओके, अच्छा ये मेजर क्या करती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा आपको मैं बता भी देता हूँ। मेजर इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं? डेली बेस पे जो किचन वो क्या होते हैं, उसको किचन की गुड्स होती हैं, जो भी आप खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें वो कम्प्लीमेंट्री आ जाती हैं। फिर सर्विसेज, जैसा कि आपकी बिजली की सर्विस, बिजली की कितनी आप वो कॉस्ट भर रहे हैं, उसका बिल कितना आ रहा है, गैस का कितना बिल है, पेट्रोल कितना है, जो आपकी टैक्सी वैक्सी आप लेके ऑफिस जाते हैं उसका किराया कितना है, बच्चों के स्कूल बस का कितना किराया है, ये सर्विसेज वाली वो चीज़ें आ जाती हैं। आपने हेयर कट करवाना है, आपने कोई मेडिकल अपना छोटा मोटा ट्रीटमेंट चेकअप करवाना है रेगुलर, उसका कितना खर्चा है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये उन चीज़ों को इन्फ्लेशन को मेजर करती है। यानी अगर एक चीज़ साल पहले 100 रुपये की थी, तो वो एक साल बाद कितने की हुई है, 110 की हुई है, या पाकिस्तान की तरह वो 230 की हो गई है। तो ये चीज़ें जो है वो इन्फ्लेशन में आती हैं। ठीक है। अच्छा, हाई सीपीआई, राइजिंग इन्फ्लेशन, यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है, जैसे मैंने अभी बात की कि 100 रुपये से एक चीज़ थी, वो 100 रुपये की थी और साल बाद वो चलेगी 200 रुपये पर, तो ये 100% का इंक्रीज़ है। तो इस पर सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, करेंसी स्ट्रेंथ पकड़ती है। कैसे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इफ़ यू नो ड्रॉप अ यस। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से करेंसी किस तरह स्ट्रेंथ पकड़ती है? यस 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 यस, ओके गुड, याद रखते हैं आप लोग, यानी माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड। लो सीपीआई मतलब फॉलिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जैसे अब आपने तो, हमने तो कभी देखा नहीं है अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता हुआ, लेकिन जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं या जो अपने आप को संभाल लेती हैं कौमें, उनमें क्या होता है, जैसे अभी एक हम साथ एक चाइना की एग्जांपल लेते हैं कि उनके जी इंडस्ट्रियल जोन्स बड़े बेहतरीन हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी इंपोर्ट्स कम करके एक्सपोर्ट को ज़्यादा कर रहे हैं, और उनका जो युआन है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब वहाँ के जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, पहले उनका अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा था ना 10% पे, वो हर महीने या हर क्वार्टरली इसको कम करते आएंगे आस्ता आस्ता, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन, यानी कि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है। एक चीज़ आप एक ने आपने एक वो जूता पहना हुआ है, वो आपको मिल रहा है जी 5,000 रुपये का, यानी 5,000 कॉस्ट का है। आपको वो जूता जो मिलता है वो तीसरे शहर से बन के आ रहा है, आपके शहर में एक इंडस्ट्री लग गई है, वहाँ से अगर बनेगा तो हो सकता है कि वही आपको 3K का मिल जाए। पॉसिबिलिटी है ऐसी कुछ के नहीं? अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो कॉस्ट कम हो जाती है ना, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। फिर अगर सेम सिटी में बन जाए वो और भी अच्छी बात है, और भी ज़्यादा कम। तो इस तरह प्रोडक्शन बढ़ने पे कॉस्ट कम हो जाती है।
तो फिर सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को कम करते जाते हैं, यानी मज़ीद लोग जिन्होंने अपना पैसा बैंकों शैंकों में रखा हुआ वो मज़ीद निकालें और इन्वेस्ट करें इनकी तरह। इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, जो पैसा बैंकों में पड़ा होता है वो मार्केट में आता है। समझ आ गई कौन नहीं है इस चीज़ की कि बैंकों में कैसे पड़ा होता है और कैसे वो मार्केट में आता है। एक्टिव रहा करो साथ साथ में यार, यस लिख दिया करो एक। अच्छा ठीक है। इन नॉन फॉर्म पे रोल्स, ये क्या है? नॉन फॉर्म से मुराद ये है कि फार्मिंग इंडस्ट्री के अलावा जितने भी पे रोल्स हैं ना, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा जितने भी दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ की या उनके पे रोल्स की ये बात हो रही है। यूएस जॉब ग्रोथ के नॉन फॉर्म पे रोल्स एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा दूसरे जितने भी सेक्टर्स हैं, मेडिकल हो गया, उसके बाद ये एंटरटेनमेंट हो गया या टेक इंडस्ट्रीज़ हो गई, जितने भी हैं वहाँ पे जो भी लोगों को जॉब्स मिली हैं, ये उनका डाटा मेजर करती है और ये हर मंथली बेस पे रिलीज़ की जाती है। स्ट्रॉन्ग एनएफपी मतलब मोर जॉब्स, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, यूएसडी स्ट्रेंथ पकड़ेगा। बात घुस रही है दिमाग में। एनएफपी का डाटा यानी नॉन फॉर्म पे रोल्स अगर पॉजिटिव आ रहा है, जितना ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि करेंसी ग्रोथ पकड़ी है। वीक एनएफपी मतलब थोड़ी जॉब्स लोगों को मिली हैं, इकोनॉमी वीक है, यूएसडी वीक है। अब जॉब मिलने से इकोनॉमी वीक होने का क्या चक्कर है भाई? पाकिस्तान में तो लोगों को जॉब्स मिलती नहीं है, तो इकोनॉमी वीक ही है ना वैसे भी। तो इसका एक मतलब ये है कि इंडस्ट्री नहीं लग रही और प्रोडक्शन हो नहीं रही। इंडस्ट्री को लगाएगा तो जॉब देगा किसी को, अब इंडस्ट्री नहीं लगी ना जॉब मिली। अब इंडस्ट्री नहीं लगी तो मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही तो मतलब क्या, वो बाहर हवा जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। तो जब कुछ एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फिर मिलेगा क्या? मज़ीद बल्कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरे कंट्रीज से मंगवाना पड़ेगा। तो जो अंदर थोड़ा बहुत पैसा पाल रहा है, बना पड़ा है, वो भी जो है हमें बाहर एक्सचेंज की सूरत में डॉलर शॉलर एक्सचेंज करके बाहर से कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमें मज़ीद देना पड़ेगा लोगों को, बजाय मुल्क में पैसा आने के बाहर जा रहा होता है। इंटरेस्ट रेट्स के बारे में हम पहले ही काफ़ी बात कर चुके हैं। सेट बाय सेंट्रल बैंक्स, ये अमेरिकन है, ये यूरोपियन है और ये वो जापान का है। तो रेट हाइक, अगर रेट्स बढ़ जाएं, ऊपर चले जाएं, तो क्या होता है, करेंसी स्ट्रेंथ होती है। ये नहीं जापान का नहीं, ये ब्रिटेन का है, ब्रिटिश है ये, आई थिंक ये वाला पीओई जो है ना। अच्छा, ये जो रेट हाइक है इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से करेंसी स्ट्रेंथ पकड़ती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज वगैरह करके उस बैंक में पैसे रखते हैं, उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब वो करेंसी भी वही देखते हैं, लाइक यूएसडी वगैरह ही की बात हो रही है यहाँ पे। अब पाकिस्तान में अगर 40% भी इंटरेस्ट रेट कर दिया जाए ना, तो ये एक वक्ती बूस्ट होगा, उसके बाद बात फिर वहीं पर है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट सिर्फ बढ़ा दिए जाएँ तो फिर हर मुल्क की अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के करेंसी को स्ट्रेंथ पकड़वा दे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी फ़ायदा उसी मुल्क को होता है जहाँ पे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों। यानी ये फार्मूला पता क्या लगाते हैं बैंक या जो स्टेट बैंक्स में जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, लोगों को बाहर से, जो जैसे अभी हमारे पाकिस्तानी लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनसे पैसा मंगवाते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी बैंकों में, फिर वही पैसा इवॉल्व करते हैं छोटे लोगों को दे के, छोटे कारोबार करने के लिए लोगों को दे के, जहाँ से वो पैसा मुल्क में इवॉल्व होता है। अब जिनसे उन्होंने पैसा लिया है, यानी जिस बंदे ने बैंक में पैसा रखवाया है, उसको वो मान लें 1 लाख के ऊपर दे रहे हैं जी। अब लोगों को पता भी नहीं होता कि वो क्या, बस उनको कहते हैं जी ठीक है, आप एक बंदा है ना नॉर्मल सा। अब मैं एक रियल टाइम आपको स्टोरी बता रहा हूँ, इससे आपने बचना भी है, ये इंटरेस्ट रेट वगैरह से आपने मतलब सूद वूद में नहीं पढ़ना। सीन ये होता है कि एक बंदा बाहर गया हुआ, वहाँ से पैसे भेज रहा है, अच्छे पैसे भेज रहा है। अब उसके घर वाले हैं, वो बैंक में जाते हैं, बैंक वाला कहता है जी मैं आपको ये फैसिलिटी दूंगा, ये वो उसको चाय शाय पिलाता है, अंदर बिठा कर, तो कहता है तुम ऐसे करो, तुम ना सेविंग अकाउंट खोल लो, उसमें तुम अपना जो पैसा रखोगे ना, उस पर तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा साथ में, मतलब पैसे तुम्हारे बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। 1 लाख के ऊपर, यानी तुम्हें ना मान लो कि साल का जो है ना 10,000 तुम्हारा भाड़ ही रहा है, वो उसके ऊपर 10% इंक्रीज आ रहा है। बंदा कहेगा यार ठीक है। अब इस बैंक वालों ने क्या करना है, इससे 10,000 का लालच दे के 1 लाख रुपए इससे ले लिया, आगे किसी तीसरे बंदे को कहेंगे कि तुम हमसे 1 लाख रुपया लोन ले लो, गाड़ी शाड़ी निकलवा लो, को कारोबार कर लो, को छोटा मोटा जो भी करना है, उसके ऊपर तुम हमें 1 लाख पे साल का 25,000 दे देना इंटरेस्ट।
यानी बैंक की कार्रवाई देखें क्या डाल है, 15,000 रुपये का तो बैंक सीधा सीधा यहाँ से मुनाफा कमा रहा है। साथ में क्या फ़ायदा हो रहा है, अब स्टेट बैंक ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, छोटे कमर्शियल बैंक्स को फंड्स जारी किए जाते हैं, वो अपने अपने कस्टमर्स को घेरते हैं, उनको पैसा देते हैं, पैसा मार्केट में भी इवॉल्व हो जाता है। अब अगर एक बंदा गाड़ी लेगा तो सारी बात है, वो वही बंदा गाड़ी ले रहा है ना जिसको कोई ना कोई मकसद है, वो रेंट पे चलाने के लिए टैक्सी ले रहा है, या कोई शौकीन है, चलो वो तो बहुत कम लोग होते हैं। लोन के ऊपर बंदा जो ले रहा है वो कुछ ना कुछ उसका मकसद होता है कि यार चलो मैं आगे पैसे बनाऊं किसी तरीके से, टैक्सी के तौर पे यूज़ करके या रेंटल कार यूज़ करके, जैसे भी है, कुछ छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, कोई बंदा अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मार्केट में भी पैसा आ गया, बैंक ने भी लूट लिया अच्छा खासा, और जो स्टेट बैंक की पॉलिसी थी उस पर भी काम हो गया। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, लॉ को बड़ा स्ट्रिक्टली रखते हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स नहीं होते, बस स्टेट के ही जो मतलब 2-3 बैंक्स होते हैं ना, वही होते हैं। अच्छा खैर, इस चीज़ की आपको समझ आ गई है कि इंटरेस्ट रेट्स से किस तरह से वो जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं या मैनेज करते हैं। ये बड़ा मज़े का टॉपिक है, मुझे बड़ा पसंद है ये ना चीज़ें सारी। ट्रेडिंग में इसका इतना काम नहीं है, लेकिन उस कैल्पर्स के लिए इतना कोई लंबा चौड़ा इसका लेना देना नहीं है। अगर आपको ये समझ हो ना, तो आपकी काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। अगर कहीं ट्रेंड आपने बुलिश देखा हुआ था, डेली का बुलिश ट्रेंड था, एकदम से बेरिश हो गया, आपको क्या कि होया यार, मैंने तो समझ ही नहीं ये क्या चक्कर चल गया। तो अगर कहीं गोल्ड में अगर मान लें कि यूएसडी में भी इंटरेस्ट रेट चलें 0.75%, ये जनाब बढ़ा के एकदम से कर देते हैं कि जी बल्कि पॉइंट तो क्या, ये सीधा सीधा 5% कर दें, मतलब इतना ज़्यादा हाइक आ जाए 4.25%। तो इसके नतीजे में गोल्ड में ऐसा डाउन ट्रेंड आएगा ना, ऐसा डाउन ट्रेंड आएगा कि एकदम से सबकी जो है ना वो आंखें खुल, हैं ये क्या हो गया, एकदम से बहुत लंबा ड्रॉप आएगा। एसेट्स के अंदर गोल्ड को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेफ समझा जाता है, और करेंसीज के अंदर यूएस डॉलर को। अब जीबीपी में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से यूएस डॉलर को तो फ़र्क कोई नहीं पड़ना, ना ही गोल्ड को पड़ना है, वहाँ पे जो मर्जी हो जाए। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त करेंसी जो है मानी जाती है, इस वक्त इसी के इंटरेस्ट रेट मैटर करते हैं। मैं भी इधर कंफ्यूज था, सेम मैं भी यही ट्रेड ली थी, ये क्या बात थी, ट्रेड ली थी कंफ्यूज, मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाउ मच पिप्स, नहीं हाउ मच पिप्स वाली तो बात नहीं है, ये जो है ना डिपेंड करता है, आप उस वक्त का स्ट्रक्चर देख रहे हो, उस वक्त का डाटा देख रहे हो, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, कितनी इंटरेस्ट रेट्स की उन्होंने बात की है कम या ज़्यादा करने की। तो उस तरह से मार्केट में कोई 100% रिटर्न रूल तो है नहीं है कि यही होना है हर दफ़ा। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल अ लिटल बिट, जो डाटा आए उसके मुताबिक फ़ैसला करना होता है। अच्छा, यहाँ पे गौर करें तो सीपीआई, एनएफपी एंड इंटरेस्ट रेट ये मेजर ड्राइवर्स हैं ऑफ करेंसी ट्रेंड्स एंड वोलेटिलिटी। जो मार्केट में ट्रेंड्स बनते हैं, हमें तो वो नज़र आ रहा है कि बुलिश ट्रेंड है, लेकिन वो बना क्यों है, बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी चल रही है, वो ये डाटाज हैं सारे जो इंटरेस्ट रेट्स के चल रहे हैं, सीपीआई का डाटा जो चला है, जो एनएफपी का डाटा आया है, इसकी बुनियाद पे मार्केट में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं वो बनते हैं। अब यहाँ पे आपका चेक फ्लो क्या होना चाहिए। तो वार सिचुएशन में क्या होता है, वार सिचुएशन में जी आप गोल्ड से दूर रहें, गोल्ड से दूर रहें। अगर आपको समझ नहीं आ रही, जब आपका सेटअप बने, वो आपको मैं आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दूंगा, आपको हर चीज़ की समझ आएगी। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही, जो भी हो रहा है ना उसको होने दें, इस चक्कर में कि कहीं आपसे मूव ना मिस हो जाए, कभी मार्केट में एंट्री नहीं करनी, जो मर्जी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको सिर्फ ये लग रहा है ना कि ये मूव इधर से इधर तक का आना है और आपसे ये मिस हो जाएगा अगर एंट्री ना की, और आपको ये भी कंफर्म नहीं है कि अगर ये नीचे चला गया तो कितना नीचे जाएगा, तो एंट्री नहीं करनी। हाँ, अगर ये कंफर्म है कि यार नीचे इतना का जा सकता है, फिर उतना इधर से बाय का रिस्क लगा लो जितना, अगर आपको लॉस हो भी जाए इधर आके तो आपको इमोशनली कोई डैमेज ना हो। योर जॉब इज जस्ट टू मेक मनी बाय taking a smaller risk of your capital, not by putting all your account in one trade and washing it and then मुंह उठा के इधर को देखा एक नज़र, दूसरी इधर को देखा, तीसरी फिर नीचे को झुका के यार मेरी तो किस्मत खराब है। तो वो वाली चीज़ जो है ना नहीं करनी है आपने।
जैसे आपको बताया कि फॉरेक्स फैक्ट्री आपने चेक करनी है कौन सी यूनाइटेड स्टेट डॉलर की न्यूज़ आज आ रही है, कितने बजे आ रही है, उतने बजे आपने ट्रेड से या तो दूर रहना है। वाइक ऑफ से न्यूज़ का पता चल जाता है डायरेक्शन क्या है, न्यूज़ से कुछ टाइम पहले आइडिया हो जाता है। जैसे आज की न्यूज़ में हम बात कर रहे थे कि अगर इधर रही तो वो डाउन है, इस तरह से जो भी, तो वो झटका जो लगा था वो डाउन का ही लगा था। उससे पहले हमने लास्ट टाइम एनएफपी को भी सेल किया था, हालांकि उस वक्त हमें आइडिया नहीं था कि न्यूज़ आ रही है, पता ही नहीं था, फॉरेक्स फैक्ट्री देखी भी नहीं थी। तो एनएफपी का जो डाटा आया उससे पहले हम सेल करके बैठे हुए थे, तो वो एकदम से नीचे चली गई और बाद में देख के मैं हैरान हूँ कि यार ये क्या हुआ है। उसके बाद भी शायद एक पता नहीं सीपीआई या पीपीआई कौन सी थी, हमने जो पाए या सेल जो भी किया था वही हुआ था। तो न्यूज़ में ट्रेड करना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो उसके ऊपर आपने एक रिस्क लगाया था, दैट्स ओके, दैट्स गुड। और फिर बड़ी बात, न्यूज़ पे एकदम से मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है कि बच्चों को तो देख के वैसे नहीं समझ आ रही होती। जिसने को ट्रेड लगाई है 0.05 की ट्रेड एक लगा के बंदा बैठा हुआ है, वो 100 पे नीचे गई है, उसके $50 बन गए, एकदम से वो 70 पे ऊपर आ गया, $30, वो 30 पे उसका प्रॉफिट चल रहा होगा, वो 100 से जैसे एकदम $15 पे आएगा उसका तो दिमाग वैसे ही माउफ हो जाता है कि यार अभी थोड़ी देर, एक सेकंड पहले मैं क्लोज कर लेता, $100 में बुकिंग होनी थी। अब वो इस चक्कर में कि मेरी 100 से 15 पे आ गई, 15 भी नहीं वो क्लोज करेगा, मार्केट वापस ऊपर निकल जाएगा, और वो 15 के बजाय जो 100 प्रॉफिट में था और 15 पे बुक नहीं कर रहा था, वो 200 लास्ट में जाकर उसको सोच रहा होगा, फिर मैसेज करेगा सर गोल्ड वापस आएगा कि नहीं। बल्कि सीधा नहीं है कहते, सर एक बात पूछनी है प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा जी, सर गोल्ड वापस आएगा कि नहीं। मैं कहा यार ठीक है भाई, ये काम सही है तरक्की याफ्ता लोगों के लिए। तो ये काम जो है ना बचे जाने के काबिल है। और सीपीआई एक्सपेक्टेड हाई पॉसिबल यूएसडी स्ट्रेंथ, ये गोल्ड में ड्रॉप, अगर सीपीआई एक्सपेक्टेड, इसके ऊपर आपने ना नज़र ना ही दें तो ठीक है, एम आपका दिमाग ही खाना है इसमें। ये जो है ना एक्सपेक्टेड एंड फोरकास्ट वगैरह जो है यहाँ पे आ रही होती है कि फोरकास्ट ये दी हुई है कि ये आ रही है 0.9 की, ये दिया था ना प्रीवियस डाटा 0.9% था, फोरकास्ट 0.8% की, और ये आ गया पॉजिटिव। तो इसके ऊपर आपने इतना ज़्यादा जो है ना वो इन्हसार नहीं करना, जो एक्चुअल डाटा आया उसके ऊपर ही आपने नज़र रखनी है, बाकी सारी किस्से कहानी है। बाकी ये पढ़ लेना यार, ऊपर ही सारा आसाम से लिखा हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस आपने सप्लाई डिमांड जोन फेयर वैल्यू गैप्स प्रिसाइज एंट्रीज वगैरह के लिए यूज़ करना है। यानी न्यूज़ के ऊपर अगर जिस दिन न्यूज़ होना है, एक और चीज़ में रखनी है, न्यूज़ से पहले, यानी मान लो कि एनएफपी आ रही है ना, कल ये पता नहीं कौन सी एनएफपी है मेरे ख्याल से, हाँ, तो एनएफपी आ रहा है 5:30 पे, उससे पहले मार्केट अक्सर औकात क्या करती है, अब हर दफ़ा नहीं लेकिन ऑफनली, ये एक सप्लाई पड़ी है, इधर जाएगी, इधर एक स्ट्रक्चर बनाएगी, यहाँ पे ही घूमनी, मतलब इधर ही घूम रही है, ऐसे रेंज कर रही है। न्यूज़ का डाटा आएगा, उसके बाद हो सकता है ये ऊपर निकल जाए, या हो सकता है इधर टेस्ट करके नीचे आ जाए, या नीचे भी कमार के ऊपर चले जाए, जो भी पॉसिबिलिटी बननी है वो न्यूज़ के बाद बनती है। तो जिस दिन न्यूज़ आ रही है ना, उस दिन वेट ये कर लें कि न्यूज़ से 1 घंटा पहले भी न्यूज़ आने का वेट करें, एंट्री ना लें अगर बन भी रही है तो। छोटा सा स्टॉप लॉस है कोई 10-15 पिप का, तो एक रिस्क ले लें न्यूज़ से पहले भी अगर बन रही है, वरना 1 घंटा पहले अगर आपने कोई अच्छा टारगेट लेना है, कोई लंबी ट्रेड करनी है, तो मेजॉरिटी केसेस में अगर आप देखें कि रेंज हो रही है, आप मार्केट से दूर रहें, न्यूज़ आ लेने दें, न्यूज़ का डाटा आने के बाद मार्केट आपको किसी ओटीई एरिया पे मिलती है, वहां से ट्रेड करें, अदरवाइज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। अंडरस्टूड? अब इस डाटा के ऊपर आपने इन्हसार नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये फिर बता देता हूँ। ये जो डाटा है यहाँ पे जो रिलीज होता है ना, कुछ सेकंड लग जाता है इसमें, 10 से 15 सेकंड बाद ये शो होता है इधर, यानी 5:30 टाइम लिखा हुआ है ना, तो 5:30 पे ही शो नहीं होना ये हो सकता है 5:30 के बाद 15 सेकंड ले ले, और उस वक्त तक मार्केट अपना काम दिखा चुकी होती है। समझ रहे हैं बात को? हाउ फंडामेंटल्स affect smart money flow. Big banks and institutions adjust their positions based on major fundamental data. This is what moves smart money across currencies and commodities. अब मान लें कि एक बैंक जो है वो यूएसटी में वो क्या कर रहा था, गोल्ड की बाइंग कर रहा था, XAU की बाइंग कर रहा था। इसके नतीजे में क्या हो सकता है, अगर गोल्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएं, एक बैंक है चाइनीज़ बैंक जो है फेडरल, उनका गोल्ड बाय कर रहे थे वो, अब उनको गोल्ड बाय करने के लिए अगर उनको मान लें कि रशिया से बाय करना है,
और डील उनकी सारी जो है वो यूएस डॉलर में हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अंदर वो सारी जो है ना ट्रेड कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने की बात कर दी जाती है, बढ़ा ही दिया जाता है। तो ये चाइनीज़ बैंक जो है ना यहाँ पे, ये पता क्या सोचेंगे कि यार इंटरेस्ट रेट उनका बढ़ गया है, हमारी डील जो लॉक हुई हुई है वो यूएस डॉलर में पेमेंट करने की हुई हुई है। अब चाइनीज़ के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि अब अगर इनको CY होता है ना, चाइनीज़ युआन जो है, इनको अगर $1 खरीदने के लिए 2 युआन देने पड़े हैं, और हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद इनको 2.5 युआन या 3 युआन देने पड़े, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होगी कि अभी के अभी इसी वक्त जो डील लॉक हुई है सारा का सारा जो है गोल्ड, जितनी भी डील उनकी लॉक हुई है, वो फ़ौरन का फ़ौरन खरीद लें। यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर भी सम टाइम क्या होता है, गोल्ड ऊपर ही चला जाता है नीचे आने के बजाय। इसी तरह अक्सर औकात आप वार में देखते हैं कि गोल्ड ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। आपने ये नहीं देखना कि मार्केट में क्या हो रहा है। जो फंडामेंटल्स होता है ना, ये बड़ी लंबी चौड़ी गेमें होती हैं, बड़ा घुमाते हैं आपको। आपने मार्केट से 10-15 पिप्स का रिस्क लेके 40 से 50 पिप 100 पिप निकालना है। आपको इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लॉन्ग टर्म मार्केट क्या है। लॉन्ग टर्म में जो भी चल रही है चलने दें। अब ये जो एक लास्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये समझ आई है कि कौन ये किस तरह से कहानी गोल हो सकती है। यानी अगर कभी आपको यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर भी गोल्ड ऊपर जाता हुआ ही नजर आए, तो ये ना कहें कि ये फेक मूव है, मैं तो सेल ही करूंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। ये गलत बात है। यूएसए के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो हो सकता है किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर एक बड़ी गोल्ड की डील लॉक हुई हो और पेमेंट का उन्होंने यूएस डॉलर में बात किया हुआ हो, तो कहानी बड़ी खराब हो जाएगी फिर, अगर आपने उस वक्त सेल कर दिया तो। अब हर कोई चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान के बजाय फ़ायदा हो और नुकसान कम से कम हो। तो अगर ये वेट करते हैं चाइनीज़, तो फिर इनको तो भाई ये 2 युआन के बदले 3 युआन में $1 एक्सचेंज करना पड़ना था, तो काम ख़राब हो जाना था इनका। इसलिए फिर ये लोग एकदम से फ़ौरन से जब बड़ी डिमांड क्रिएट करेंगे तो इम्बैलेंस आएगा और उसके नतीजे में गोल्ड साहब ऊपर भागेंगे, एकदम से ऊपर भागेंगे। और हो सकता है उसके बाद जाके फिर स्लो हों, यहाँ पे फिर जो है वो दोबारा एक ट्रेंड शिफ्ट करें। तो वो जब होता होगा चार्ट के ऊपर आपने देखना है हाउ इट वर्क्स। अच्छा जी, ये पूरा आपने पढ़ लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो भी ये सामने लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। जियोपॉलिटिकल टेंशन क्राइसिस, स्मार्ट मनी शिफ्ट टू सेफ हेवन एसेट लाइक गोल्ड, यूएसडी, जेपीवाई। अच्छा, ये जो है ना यूएसडी और जेपीवाई, ये जापानीज येन और यूएसडी जो है सेफ करेंसीज कंसिडर की जाती हैं। जैसे आपको ऑलरेडी बताया, गोल्ड सेफ एसेट कंसिडर किया जाता है। तो लोग अपनी जो, अब देखें ना पाकिस्तान में भी जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो बैंकों में यूएस डॉलर का अकाउंट खुलवाते हैं, या जिसने खासतौर पर फॉरेन पेमेंट्स करनी होती हैं वो पीकेआर अकाउंट नहीं खुलवाते, वो प्रेफरेंस देते हैं यूएसडी अकाउंट को। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर उन्होंने वहाँ पे अपना ज़्यादा पैसा रखना है तो फिर वो यूएसडी अकाउंट बेस्ट होता है। जब आप देखें कि यूएसडी पेयर स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं तो उनको बाय करो। यानी अगर एक पेयर है यूएसडी जेपीवाई, तो यूएसडी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं तो इसमें बाय की ट्रेड लगानी, क्योंकि यूएस में इस करेंसी के ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अच्छा जी, ये मज़ीद नीचे लास्ट पे हमारे पास ये एक पेज है, इसको आपने जो है वो और करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है भाई साहब, न्यूज़ रिलीजेस क्रिएट हाई वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप्स। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप इसमें सबसे मज़ेदार काम है। अगर न्यूज़ के पहले पॉजिटिव लिक्विडिटी बिल्ड हुई भी हो ना, तो न्यूज़ का बड़ा मज़ेदार सेटअप बनता है। फिर ड्यूरिंग न्यूज़ जो है वो रिस्की काम है और स्लिपेज वगैरह भी उसमें हो सकती है, लेकिन नॉर्मली नहीं होती टेंशन इसमें इतनी नहीं है। हम जो ब्रोकर यूज़ करते हैं उस पर तो नहीं होती। न्यूज़ पे ट्रेड ना ही करें तो वैसे वो ठीक है, लेकिन अगर न्यूज़ पे सेटअप बन रहा है तो आप उस पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एफओएमसी के दौरान जब न्यूज़, वो एक पॉलिसी ही होती है 30 मिनट का उनका, वो एक निज़ाम जो भी चल रहा होता है, स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ रही होती हैं, स्टेट की तरफ से भी एंड पॉलिसी मेकर्स की तरफ से भी। तो उसमें फिर क्या होता है कि लिक्विडिटी
अवेलेबल ना होने की वजह से या वॉइड होने की वजह से समटाइम्स ब्रोकर स्प्रेड बढ़ा देते हैं। नॉर्मली वो ये करते हैं, स्लिपेज कर देंगे, ड्रामेबाजी जिन्होंने करनी हो उनके लिए मौका होता है। बाकी जिन्होंने सही चलना हो वो लोग नहीं करते। अब आपकी स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी भी काफ़ी गाइड किया हुआ कि यार ये कर लो वो कर लो ऐसे वैसे जो भी है। ब्रोकर श्रोकर का तो आपको पता है ना। और अकाउंट शाउंट सब ने मेरे ख्याल से बनाए हुए भी हैं ऑलरेडी। यस नो करो यार, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, टाइम बहुत हो गया। अच्छा, हाउ अ ट्रेडर यूजेस दिस इंफॉर्मेशन। बिग इवेंट आ रहा है जी, NFP 5:30 बजे जैसे कल रिलीज हो रही है। अच्छा, 5:30 बजे से पहले आप न्यूज़ आने का वेट करते हैं, मार्केट में एंटर नहीं होते, न्यूज़ का इम्पैक्ट देखते हैं क्या आता है, डाटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, मार्केट ने कितना इम्पैक्ट दिया है, कितना डाटा नेगेटिव आया कितना पॉजिटिव है, सारा कुछ आप देखते हैं। उसके बाद 5:30 बजे से लेके 5:45 बजे तक के जो 15 मिनट हैं आप देखते हैं कि आपका जो मार्केट है वो किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंच चुकी है, कोई सेटअप बना रही है। यानी अगर एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट साहब यहाँ पे खड़ी थी और इधर रेंज बना रही थी, न्यूज़ के ऊपर एकदम से सेल आई है लंबी यहाँ पे, अब इधर आकर रुक गई है थोड़ी सी, 5-7 मिनट 10 मिनट आपने वेट किया, इधर सेटअप बना, इधर से आपने फटाफट बाय एंटर मार देना और ये जनाब आपकी बेहतरीन OTE जोन से एंट्री हो जाएगी। इसी तरह से सेल साइड पे भी सेम सिनेरियो हुआ। Trader takes entry in direction of real move with technical confirmation. Always use technical confirmations rather than just relying on the fundamentals. यानी डाटा पॉजिटिव है तो मार्केट नेगेटिव ही जाएगी गोल्ड की, तो ये गलत है। टेक्निकल के साथ उसको लाजमी कंबाइन करना है। यू विल सी इन आवर लाइव सेशन हाउ वी कंबाइन देम, सो डोंट वरी एट ऑल कि इतना को कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो परेशान नहीं होना, बाकी समझना जरूर है इसको। इसमें हमारा मकसद क्या होता है कि जो इनिशियल स्पाइक आनी है ना न्यूज़ के डाटा के आने के फ़ौरन बाद, उससे बचा जा सके। यानी मैंने आपको बताया ना 3-3 4-4 डाटा एक साथ इकट्ठे आ रहे होते हैं, अगर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो ना तो मार्केट 2 पॉजिटिव है उनके नतीजे में एकदम से नीचे भी मारेगी और बाद में हो सकता है ऊपर भी मार दे, आप फिर वापस इधर ही जाए। तो बेहतर ये नहीं है कि हम इस 5-7 मिनट में वेट कर लें और यहाँ से जब सेटअप मिले प्रॉपर ऊपर या नीचे जहाँ से भी लिया बाय का तो वो कर लें। हाँ, अगर न्यूज़ से पहले ये है कि इधर एक हाई है, कोई सी सप्लाई एरिया था, मार्केट इधर जाके जनाब सप्लाई को टेस्ट कर रही है, बेशक न्यूज़ भी आप इधर से एंटर हो सकते हैं, स्टॉप लॉस अपना इधर दे दें, लेकिन एंट्री का फिर रिस्क हाफ कर लेना है। वजह उसकी ये है कि न्यूज़ के ऊपर स्पाइक लग जाती होती हैं, बेशक हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एरिया भी है, लेकिन न्यूज़ के ऊपर विक्स किसी भी तरफ जा सकती हैं, तो अगर वो आपका स्टॉप लगे भी तो वो आपका नॉर्मल से हाफ रिस्क हो, आपको फील ना हो। बिफोर न्यूज़ जी ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, ड्यूरिंग न्यूज़ वेरी रिस्की, वाइड स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये है आपको एडवाइस्ड है कि आप ना करें तो बेहतर है। आफ्टर न्यूज़ 5 से 15 मिनट तक हम नॉर्मली 5 मिनट वेट करते हैं, पहली कैंडल बन जाए उसके बाद 5 से 10 मिनट या समटाइम 15 मिनट भी वेट करना, डिपेंड्स ऑन दैट स्ट्रक्चर, उस वक्त स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, उसके बुनियाद पे हमें ट्रेड सेटअप मिलता है, तो फिर हम उसको क्लीन एंड कन्फर्मेशन कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो पकड़ते हैं और फिर मौजें करते हैं, उसमें एंजॉय मारते हैं। This is it for today, and if the session was helpful to you, leave a comment in the comment section and also drop a yes if you are live right now, and recorded video will be available to you right after the session. I am closing it now.